फैज़ अहमद फैज़ जब लाहौर जेल में थे तो एक दफ़ा उन्हें उस टाइम अदालत में पेश होना था और कुछ जगह पे ये भी लिखा है कि उनके दांत में दर्द थी और उन्हें चेकअप के लिए ले जाया जाना था, लेकिन उस टाइम ये रिपोर्ट किया गया कि जेल की गाड़ी में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है और ख़राबी है जिसकी वजह से उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने अलाउ किया कि आप इन्हें जैसे भी वहाँ पे पहुँचाएं, और या तो डॉक्टर साहब के यहाँ जाने की रिवायत में भी इसी तरह लिखा है और उसी तरह से कोर्ट में पेश किए जाने के हवाले से भी यही बताया जाता है। तो हुआ यूं कि जेल हुक्काम ने उन्हें अदालत में पेश करने के लिए वहाँ पे उस टाइम तांगा अरेंज किया और उस तांगे में फैज़ अहमद फैज़ माल रोड से सफ़र करना शुरू हो गए, साथ जेल हुक्काम और माल रोड पर चलता हुआ तांगा घोड़ा। माल रोड पर फैज़ अहमद फैज़ का सफ़र एक जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गया। लोग एक दूसरे को आवाज़ें दे के कहने लगे, देखो कौन जा रहा है, फैज़ अहमद फैज़ जा रहा है। माल रोड पे इतना रश हो गया, लोग फैज़ की इनकलाबियत को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ देख रहे थे, लोग एक जुर्रतमंद सहाफ़ी को देख रहे थे, लोग एक निडर आदमी को देख रहे थे, लोग इंसानी हुकूक की आवाज़ उठाने वाले को देख रहे थे, लाहौर की जान को देख रहे थे। और उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ वापस पहुंचे और जेल में उन्होंने इस सारे वाक़े को एक नज़्म की सूरत में लिखा, चश्मे नम जाने शरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में पाबा जोला चलो, आज बाजार में पाबा जोला चलो, दस्त अफशां चलो, मस्तो रख्सां चलो। और उन्होंने कहा, निसार में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, नजर झुका के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जी नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। और बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं। जी जी बने हैं अहले हवस, मुद्दाई भी मुनसिफ भी। जी जी किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। आज जब दुनिया अपनी बाहें खोल चुकी है और जगह की किसी को कोई तंगी नहीं, हर कोई एक बड़े दिल के साथ इस दुनिया में पुरअमन तरीके से जीना चाहता है, और इसमें जंगों की ज़रूरत आखिर क्यों है और क्यों हम ऐसे हथियारों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिसके साथ एक तबाही का समा आने वाला है। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही? क्या हम सब में कोई ज़ी शऊर, कोई मुनसिफ मिजाज ऐसा नहीं जो इस पैगाम को समझ सके, अमन के पैगाम को, इंसानियत की दोस्ती के पैगाम को, दर्द के पैगाम को, सांझ के पैगाम को, हाथ मिलाने के पैगाम को? क्यों आखिर हम समझ नहीं पाते? अगर हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी हकीकत दुनिया को चलाने वाली क्या है, तो वो अमन के अलावा और कुछ नहीं है। ये तारीखी अल्फाज 1962 में फैज़ अहमद फैज़ ने लेनिन पीस प्राइज वसूल करते हुए मॉस्को में बोले थे। उन्होंने ये कहा कि ये क्या पागलपन है कि हर तरफ हथियारों की ट्रेड हो रही है और किसी अजीम जंग की तैयारी के लिए हम कोशां हैं। हम दुनिया को तस्खीर करने के लिए कोशां क्यों नहीं है? जब इंसान कायनात के ज़खीरों को हाथ में करने की कोशिश में, तो हम किस चक्कर में हैं? इसके ऊपर उस वक्त फैज़ अहमद फैज़ ने वेकअप कॉल दी थी मॉस्को में, और लेनिन पीस प्राइज 1962 में जब उन्हें दिया गया, उस वक्त बायपोलर वर्ल्ड में इस पीस प्राइज की वैल्यू नोबेल के बराबर थी, और उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ को नोबेल अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया था। 1935 में आपको लिए चलते हैं, फैज़ की जिंदगी के कैलेंडर का अहम साल,
एमएओ कॉलेज अमृतसर में फैज का जाना और वहाँ पे राजा महमूदुल जफर और डॉक्टर रशीद जहां से मुलाकात। यहाँ पे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। फैज बदलने जा रहे थे क्योंकि राजा महमूदुल जफर वो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल थे एमएओ कॉलेज अमृतसर के। इनके साथ उठना बैठना शुरू हो चुका था और ये कपल डॉक्टर रशीद जहां और राजा महमूदुल जफर ये मार्क्सिस्ट थे। ये फैज में बर्पा इनकलाब को और तब्दीलियों को वक्त से पहले गेज कर रहे थे, डायग्नोज कर रहे थे। फैज कभी बैडमिंटन खेलते तो कभी वो क्रिकेट की टीमें तश्कील देते। ये सब कुछ वो कपल वहां पे नोट कर रहा था। डॉक्टर रशीद जहां बड़ी ज़ीरक खातून थी, वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये चल क्या रहा है। कभी एक खेल में टीम साजी और कभी दूसरे में दिलचस्पी, कभी दिल नहीं लग रहा तो कभी बिला वजह लग रहा है। तो उस ज़ीरक और ज़हीन खातून ने एक दिन फैज से पूछा, मियाँ असल मामला क्या है, क्या मोहब्बत में नाकामी हो गई है? फैज ने हाँ में सर हिलाया। इसका मतलब था कि पहली मोहब्बत नाकाम हो चुकी। डॉक्टर रशीद जहां ने उस टाइम हैरत का इजहार किया। उसने कहा, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? क्या तुम वो पहले शख्स हो जिसको उसकी मोहब्बत नहीं मिली? और क्या ये इतना बड़ा खसारा है कि तुम इस खसारे की वजह से बिल्कुल अपने आप को खत्म करने की तरफ जा रहे हो? फैज सोच में मुब्तला रहे और उन्होंने कहा, कह तो आप ठीक रही हैं। और इसके बाद उन दोनों मियाँ बीवी ने उनको उस टाइम कुछ लिटरेचर गिफ्ट किया। जो किताब बहुत भारी थी, जो तोहफा बड़ा कीमती था, जिसने फैज के ऊपर अच्छा खासा असर डाल दिया था, वो कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो थी। उसने फैज के 14 तबक रोशन कर दिए थे। फैज जिसके लिए वो आशिकी का ज़माना था, अब वो पलटने लगा। अब वो सोचने लगा हुकूक के बारे में, लेकिन इनफिरादी सतह पर नहीं कि सिर्फ अपने लिए प्यार और मोहब्बत की तलाश। अब वो लोगों के लिए सोचने लगा। अब वो किसानों के लिए सोचने लगा। वो मजदूरों की आवाज़ बनना चाहता था। वो उस वक्त एक ऐसी शनाख्त की तलाश में था जो असल में अवाम की शनाख्त हो, जो उसकी ज़ाती नहीं बल्कि इज्तमाई शनाख्त हो, जो उस वक्त इंसान को डिफाइन कर सके कि आखिर उसका जीने का मकसद क्या है। फैज़ अहमद फैज़ ने उस मौके पर यह लिखा था, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। रकीब से का बैकग्राउंड अगर समझना हो तो हमें उस वक्त के हवाले से फैज़ अहमद फैज़ की अमृता प्रीतम के साथ की गई गुफ्तगू पढ़नी चाहिए। जब उन्होंने फैज़ से सवाल किया कि फैज़ साहब पहली मोहब्बत किदों होई सी, तो फैज़ कहने लगे, लै फिर सुन, 18 वरियां दा सी मैं जदों मैनू पहला प्यार होया सी। फैज़ की इस मोहब्बत का जिक्र आपको मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ किताबों में मिलता है। सलीमा हाशमी ने भी इस फैक्ट की तस्दीक की कि उन्हें पहली मोहब्बत 3rd ईयर में हुई थी और वो अफ़गान लड़की थी जो उनके वालिद के साथ लायलपुर आई थी। अफ़गानिस्तान से उस लड़की के हवाले से फैज़ ने ये कहा कि जब हमारे अब्बा वहाँ से इधर पहुँचे तो इनके अब्बा भी इनको लेके आ गए होंगे। तो इस वजह से उन्होंने जब पहली दफ़ा उसे देखा तो वो देखते रह गए। कहते जब हमने देखा तो हमें देखते ही प्यार हो गया, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फैज़ अहमद फैज़ उसको कबूतरों को दाना डालते हुए देखा करते थे और फिर राज के साथ कहते हैं
کہ ये मेरा उनके साथ राज था। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया करते थे। कबूतरों को दाना खिलाना फैज का भी मशगला बन चुका था। कबूतर इस मोहब्बत को विटनेस किया करते थे। वो देखा करते थे कि तारीख का एक बड़ा शायर, इनकलाबी, लिखारी, उस्ताद, सहाफ़ी अपनी पहली मोहब्बत कर रहा है। और ये 1922 से आगे का दौर है। फैज़ अहमद फैज़ अपने इश्क के मौसम में मस्ती से झूम रहे थे और अफगान लड़की से प्यार कर बैठे थे। फिर अचानक से गर्मियों की छुट्टियों में दोबारा वहाँ जाना हुआ। हिम्मत पैदा की और पूछा कि यहाँ पे हमारे हमसाये में कोई रहता था, ये लोग कहाँ गए? पता चला उनकी शादी हो गई है। तो फैज़ की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग को इस वाक़े के साथ भी जोड़ा जाता है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। फैज़ अहमद फैज़ ने मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में जब ये सुना तो उसके बाद उन्होंने ये कहा, आज के बाद ये मेरी तरफ से उनके नाम है और मैडम नूर जहाँ की आवाज़ की वजह से ये जानी जाएगी। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। फैज़ की ज़िंदगी का साल 1950 एक ऐसा साल जिसमें उन्होंने हालात के पेशे नज़र ये तारीख़ी पीस क्रिएट किया, लिखा, हम जो तारीक राहों में मारेंगे। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि रावलपिंडी साजिश केस में फैज़ अहमद फैज़ मोंटगोमरी जेल में थे जब उन्हें पता चला कि उनके नज़रियाती साथी सजाए मौत पा चुके हैं, और वो थे रोजनबर्ग जोड़ा, वो कपल जिस पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने अमेरिका के राज रूस को फ्राहम किए हैं। वो एटॉमिक सीक्रेट्स जो अमेरिका छुपा रहा था। रोजनबर्ग कपल का ये मानना था कि दुनिया को एटॉमिक सीक्रेट्स को पब्लिक करने की ज़रूरत है ताकि वो उस टाइम अवाम के सामने आश्कार हो सके वो अज़ाइम जिससे दुनिया के अमन को ख़तरा है। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि हैरी गोल्ड नामी एक शख्स को अमेरिकन FBI गिरफ्तार करती है और वो उनसे ये मुतालबा करते हैं कि तफ्तीश और तहकीकात के दौरान कि आप हमें बताइए कि क्या वजह थी कि ऐसा किया गया और क्यों किया गया। इस वजह से फिर बाद में पता चला कि हैरी गोल्ड ने उस टाइम एक शख्स का नाम लिया और बताया कि ये इसमें मुलव्विस है जिसने मुझे ये राज दिए थे। तो जब उस शख्स को इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने इस चीज़ का सारा बोझ अपनी बहन ईथल और उनके हस्बैंड रोजनबर्ग पे डाल दिया कि मुझे इन्होंने इंस्टिगेट किया था कि ये राज चुराए जाएं और अमेरिका के ख़िलाफ़ इन राजों को रूस के हवाले किया जाए। वो जोड़ा गिरफ्तार हो गया। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे। 1939 में इन दोनों की शादी हुई थी। हम आपको 1950 में फैज़ जब मोंटगोमरी तारीखी जेल में जो अब साहिवाल कहलाता है उसमें मौजूद थे, उन दिनों की ये याददाश्त सुना रहे हैं और बैकग्राउंड आपके सामने रख रहे हैं कि वो क्या हालात थे। तो जब रोजनबर्ग कपल अरेस्ट कर लिया गया, FBI ने उनका अदालती ट्रायल शुरू कराया और कन्फेशनल स्टेटमेंट के लिए वो 6 हरबे इस्तेमाल किए गए कि इस चीज़ को कन्फेस किया जाए कि किस तरह से अमेरिका के राजों को नुकसान पहुंचाया गया है और उसके दिफा के लिए कैसे ये तमाम कम्युनिस्ट लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच के साथ ख़तरा बन चुके हैं।
तो उसके ओछे हरबे उस टाइम काम ना आए। रोजनबर्ग कपल ने, मियाँ बीवी ने ये तय किया कि हम अपने साथियों के नाम नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे कोई भी वजह हो। दुनिया को इस हकीकत को सामने रखना होगा कि हम एक कॉज के लिए कोशां थे। वो कॉज एक बड़ी कॉज थी जिसका टोटल हासिल वसूल अमन के साथ जुड़ा हुआ था। तो फिर इस वजह से उस टाइम अमरीकी हुकाम ने जूलियस रोजनबर्ग और ईथल को सजाएं सुनाने के बाद कुछ ही अरसे के बाद सजाए मौत दे दी। ये खबर उस वक्त मार्क्सिस्ट साथियों पर बिजली बन के गिरी थी, जिनमें से पाकिस्तान की मॉन्टगोमरी जेल में मौजूद फैज़ अहमद फैज़ भी शामिल थे। और उन्होंने जब ये सुना कि ये नौ ब्याहता जोड़ा जो एक मोहब्बत, अमन और आश्ती का पैगाम दे रहा था, उसने किस तरह से अपनी जान दे दी है और किस तरह से वो अमरीकी तसल्लुत और जबर का शिकार हुए हैं, तो उसके नतीजे में उन्होंने जेल के अंदर इन एहसासात, गम और अफसोस के नतीजे में फैज़ अहमद फैज़ ने ये नज़्म लिखी। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गंवा कर तेरी दिलबरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे गए। गालिब और इकबाल की सफ में खड़ा फैज़ अहमद फैज़, एक बड़ा नाम, पाकिस्तान की पहचान, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से मुतारिफ करवाया। बड़े नाम बड़े असातिज़ा की मेहनत से पैदा होते हैं। फैज़ को गवर्नमेंट कॉलेज में सूफ़ी तबस्सुम और दीगर बड़े नाम अवेलेबल थे। वो इनके साथ दोस्ती बढ़ाने लगे और सूफ़ी तबस्सुम के साथ एक दफ़ा फैज़ दोपहर का खाना खा रहे थे तो अचानक से उनके जहन में ख्याल आया कि अगर यहाँ पे फरीदा खानम हो तो क्या ही अच्छा हो। और सूफ़ी साहब फैज़ अहमद फैज़, फरीदा, इन्होंने एक महफिल जमा ली और इस तरह से इस महफिल ने वहाँ पे अपने रंग जमा लिए। इसी तरह से फैज़ साहब मलका तरन्नुम नूर जहाँ के भी काफ़ी गर्विदा थे। एक दफ़ा वो लिबर्टी मार्केट के पास से गुज़र रहे थे तो अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना नूर जहाँ से मिल लिया जाए। तो उन्होंने उन्हें बताए बगैर घर के दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाज़ा मलका ने खुद खोला। नूर जहाँ ने जैसे ही फैज़ अहमद फैज़ को देखा, वो फैज़ के साथ उस टाइम गले मिली, खुश हुई और कहती हैं कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आप यहाँ पे कदम रंजा हुए हैं, आप मेरे गरीब खाने पे हाजिर हुए हैं। फैज़ ने कहा यह दौलत कदा बड़े फनकार का दौलत कदा है। और इसके बाद ये कहानी सामने आई कि मलका पूरी रात तक गाती रही और फैज़ सुनते रहे। फैज़ का कलाम उस टाइम मलका ने गा गा के सुनाया और धुनों के अंबार लगा दिए और फैज़ अहमद फैज़ ने वो शब अपनी ज़िंदगी की एक कीमती शब करार दिया। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कभी तो बहरे खुदा जिक्र यार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। इस कहानी में फैज़ का साथ सिर्फ नूर जहां ने नहीं दिया, बल्कि इकबाल बानो की शनाख्त भी हम देखेंगे बन गया। लाजिम है कि हम देखेंगे जब ताज उछाले जाएंगे, जब
तख्त गिराए जाएंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गरा रोए की तरह उड़ जाएंगे। हम देखेंगे में एक होप है जो फॉल्स होप नहीं, एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसी उम्मीद जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की उम्मीद थी, जो जमहूर की आवाज़ है, जो जमहूरियत की रूह है। हम देखेंगे को दोबारा से पजीर आई, जनरल मुशर्रफ के दौर में मिली। जब इकबाल बानो की आवाज़ में इसे प्ले किया गया तो उस वक्त भी इस तहरीक में जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ के आमरीती दौर के हवाले से थी, तो ऐसा लगता था जैसे इन अशार और इस गायकी ने इस निज़ाम को और जबर फस्तायत और आमरीत को लपेट देना है। इस वजह से ये कलाम इंतहाई मुअस्सर कलाम है और फैज़ अहमद फैज़ और इकबाल बानो की पहचान।